पिछले क्लास में हम लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक के विषय में देखा था कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। और निजामुद्दीन औलिया से इसने उस धन को मांगा जिस धन को खुसरो शाह ने उन्हें धार्मिक अनुदान के रूप में दिया हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हमको जो धन मिला था उस धन को हमने दीन दुखियों गरीबों में बांट करके ख़त्म कर दिए, तो हम कहाँ से वापस करें। तो बंगाल अभियान की ओर गया हुआ था, बंगाल अभियान पर गियासुद्दीन तुगलक, और वहाँ से उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के पास ये संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली में एंट्री होने से पहले आप उस धन को या तो वापस कर दें या दिल्ली छोड़ करके चले जाएं, नहीं तो खैरियत नहीं है। तो इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि होनोज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप दिल्ली में तो आ करके दिखाइए। तो हुआ क्या मामला कि बंगाल अभियान से दिल्ली की ओर जाते समय इसके अपने ही लड़के जूना खां के द्वारा स्वागत के लिए एक लकड़ी का आलीशान महल बनवाया था, और उसमें तमाम हाथी घोड़ों को बुलाया गया था गाजा बाजा के साथ इसके स्वागत के लिए। और उसी के लकड़ी के महल गिरने से इस गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है, और अगला सुल्तान जो बनता है उसका बेटा जूना खां, जिसे उलूग खां भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये अगला सुल्तान बनता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शार्ट में MBT भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। ये कई भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, बहुत सारे भाषाओं का ये ज्ञाता था। लेकिन ये जो भी योजनाएं बनाता था इसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसको पागल रक्त पिपासु कहा, और किसी ने कहा कि ये बुद्धिमान मूर्ख राजा है, अंतर्विरोधों का सम्मिश्रण है। इस तरह से इसको विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो धार्मिक नीति थी वह उदारवादी थी, वह धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु था, और वह हिंदुओं के धार्मिक समारोहों और उत्सवों में ये भाग लिया करता था। और सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने होली में भाग लिया। होली में ये रंग गुलाल को मस्ती के साथ उड़ाता था, और सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने होली में भाग लिया। और जैन विद्वान जो थे दो प्रमुख रूप से, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, इनको ये संरक्षण दिया, और इसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन हुआ करती थी, तो खलीफा की उपाधि धारण किया। जो खलीफा हुआ करते थे वो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने क्या किया, स्वयं खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण कर ली। हमने बताया था कि मुबारक शाह खिलजी सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। उसने कहा कि मैं ही खलीफा हूँ, मैं ही सुल्तान हूँ, मैं ही ज़मीन हूँ, मैं ही आसमान हूँ, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन ये देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं को खलीफा घोषित नहीं करता है, लेकिन जो खलीफा लोग उपाधि धारण करते थे अमीरुल मोमिनीन की, इसने खुद अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। और जो व्यक्ति खलीफा को न माने, खलीफा की सत्ता को न स्वीकार करे, तो निश्चित रूप से उलेमा वर्ग को भी ये शासन में हस्तक्षेप का विरोध करेगा, उनको हस्तक्षेप नहीं करने देगा। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था, ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा वर्ग को शासन के कार्यों से दूर रखा। इससे उलेमा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हुए थे, और जो इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह होते हैं, इस विद्रोह का एक कारण भी बनेंगे कि उलेमा वर्ग इससे संतुष्ट नहीं थे। और देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के
मकबरे की ज़ियारत की। ये क्वेश्चन देखिए PCS में भी आया था कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया था। तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कदम आगे बढ़ते हुए कृषि के विकास के लिए एक अलग कृषि विभाग की ही स्थापना कर दी और इस कृषि विभाग को कहा जाता है दीवाने अमीर कोही। तो ये कोही क्या था? कोही कृषि विभाग था। दीवाने कोही यानी कि ये कृषि विभाग है और इसकी स्थापना करने वाला EMBT है। और सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बड़ा एम्पायर अगर किसी का था, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। और उस समय इसके सल्तनत में जो प्रांत थे कुल 23 प्रांत हुआ करते थे और इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसके समय में विद्रोह भी हुए हैं, कुल 22 विद्रोह हुए हैं। और उसका कारण उलमा और अमीर को बताया जाता है कि उलमा वर्ग असंतुष्ट थे और जो अमीर थे इसकी नीतियों के कारण, चूँकि इसकी सारी नीतियां असफल होती चली जाती थी, इसलिए वो क्या करते थे? विद्रोह कर दे रहे थे। और इसके समय की जो एक महत्वपूर्ण घटना है कि मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता आता है। तो देखिए हम लोग मोरक्को देखते हैं कहाँ पर है और इब्न बतूता ये आ रहा है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर ये इंडिया है। ये और यहाँ देखिए ये काला सागर, भूमध्य सागर, ये तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसको अंधेरा महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर एक देश होता है मोरक्को देश। कौन सा देश है ये? मोरक्को देश। ये देखिए जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को, जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका को, इधर यूरोप होता है, इधर क्या है? यूरोप है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। और इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इसी में से प्रवेश करके ही हम इस भूमध्य सागर में जा सकते हैं। ये क्या है? भूमध्य सागर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मोरक्को देश है और इसी मोरक्को देश का रहने वाला जो यात्री है इब्न बतूता, इसका नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में। किसके समय में? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या बना दिया था? काजी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के आचार व्यवहार, उसके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसको दिल्ली का काजी बना दिया, ठीक है। और 1342 ईस्वी में 1342 ईस्वी में इसने इब्न बतूता को चीन भेज दिया। यहाँ पर ये चीन भेज दिया, चीन भेजा क्या बना करके? राजदूत बना करके चीन भेजा, राजदूत बना करके। तो इस प्रकार से
हम देख रहे हैं कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता का पूरा नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। क्या नाम था? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता इसका पूरा नाम था, और इसको शार्ट में क्या कहते हैं? इब्न बतूता कहा जाता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आता है भारत में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी योग्यता, क्षमता और इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इसको काजी नियुक्त कर दिया था, और ये उसके बाद 1342 ईस्वी में इसको चीन भेज दिया। क्या बना करके? राजदूत बना करके। ठीक है। और इसने जो भी देखा, सुना, अनुभव किया था, एक पुस्तक के रूप में इसने लिपिबद्ध किया। उसको रेहला कहा जाता है, रेहला या सफ़रनामा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक होती है। ठीक है। तो इस देखिएगा, ये इब्न बतूता से यहाँ पर कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। कि पहला कि इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता मोरक्को देश का रहने वाला था। अगर महाद्वीप देखा जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। किसके समय में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। कब भारत आया? 1333 ईस्वी में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बनाया? ये देखिए, काजी, दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया, और उसके बाद 1342 ईस्वी में राजदूत बना करके चीन भेज दिया। ठीक है। मोरक्को से भारत, भारत से फिर चाइना, ये इसकी यात्रा रही है। इसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में दो प्रसिद्ध राज्यों की स्थापना होती है। एक आपका था विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति करते हैं। ये हिंदू राज्य था। विजयनगर हिंदू राज्य था, और बहमनी दूसरा राज्य होता है। बहमनी ये एक मुस्लिम राज्य था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में केवल एक बार ही मंगोलों का आक्रमण हुआ है, और वह था तरमासीरी देखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसको घूस दे करके वापस कर दिया। कहा कि यहाँ आक्रमण करके क्या करोगे, और ले जाओ, यहाँ पे से धन संपदा हम दे रहे हैं तुमको, ले जा करके वहाँ छानो फूंको। तो इस तरह से ये वापस चला गया था। और एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में 17 वर्षों तक गुजारा है, और इन्होंने दो बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है, जिसको तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहांदारी कहा जाता है। तो ये बुक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी रचना है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और शार्ट में देखिएगा, इनको बर्नी कहा जाता है। बर्नी याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहांदारी, ये दोनों किताब किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की है। उसके बाद देखिए, निर्माण कार्यों में दिल्ली में राय पिथौड़ा का किला और जहां पनाह नगर की स्थापना की थी इसने मोहम्मद बिन तुगलक में। राय पिथौड़ा का किला और जहां पनाह नगर, ये दोनों दिल्ली में इसने बनवाए थे। तो एक बार हम लोग इसको फिर कंसाइज कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बताया कि ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था, और यह हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह का दर्शन करने वाला ये सल्तनत का पहला सुल्तान था। और इब्न बतूता जो मोरक्को देश से आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया है, और इसी के समय में ही दक्षिण में दो राज्यों विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना होती है, और एक मंगोल आक्रमण तरमासीरी का आक्रमण होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी योजनाएं थी, जैसे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि,
राजधानी परिवर्तन किया था उसने दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, खुरासान और कराची अभियान किए थे। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।